आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर पे हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड टर्म पे हमको साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री यानी समकोण, जिसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं, दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ए बी इक्वल टू दिया हुआ है और बी सी इक्वल टू दिया हुआ है, यानी कि बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है और हमको हाइपोटेनस यानी कि कर्ण फाइंड करना है ए सी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जिसको हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू जो दी हुई है उसका स्क्वायर कर देंगे और बी सी की जो वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625। अब ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ए सी इक्वल टू रूट 625। तो ये किसका स्क्वायर होता है 625? आप जानते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625। 625 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 25 इंटू 25। तो ये दो पेयर बन गया तो एक 25 बाहर आ जाएगा, यानी AC की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 25 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर पे हमको क्या फाइंड करना है, साइन ए। जब हमें हमारा एंगल क्या हो, ए हो, तो हमको साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ए के लिए साइन के लिए फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण, जिसको हम बोल सकते हैं। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, हम यहाँ इस ट्रायंगल में देखते हैं कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है। जब हम ट्रायंगल ए लेंगे, यानी जब हमारा ट्रायंगल या एंगल जो है ए होगा, क्योंकि साइन ए बोल रहा है, तो जब हमारा एंगल ए होगा तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और उससे टच में जो है भुजा, वो साइड, वो क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी, और जो हाइपोटेनस है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, यानी कि लंब क्या है, परपेंडिकुलर BC है जब हम एंगल A लेंगे, और हाइपोटेनस कितना है AC। तो हम BC अपॉन AC करते हैं और इस ट्रायंगल से देख के BC की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे AC की वैल्यू, तो हमारा साइन A की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू कितना मिल गया हमको, यहाँ पे हमने फाइंड किया है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7/25। अब इसी तरह से कॉस ए देख लेते हैं। कॉस के लिए क्या होता है फ्रैक्शन बच्चों, आप जानते हैं, ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, ये टेन के लिए हो गया। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये कॉसेक के लिए, ये सेक के लिए, ये कॉट के लिए। जब इसको कॉसेक के लिए लेंगे तो इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे, और जब सेक के लिए तो इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, और कॉट के लिए इसको ऊपर करेंगे और इसको नीचे करेंगे। तो हम कॉस के लिए देख लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब हम एंगल ए लेते हैं तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा, ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। कॉस ए इक्वल टू ए बी और ए सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर यहाँ पे है और ए सी इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू 24/25। अब सेकंड टर्म पे हम देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। सेकंड टर्म पे हमसे पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, यानी हमको क्या फोकस करना है, जब हमारा एंगल ए होगा तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा यानी कि जो साइड होगी वो हमारा परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब भी बोलते हैं, हो जाएगा और उससे टच में जो साइड है वो हमारा बेस हो जाएगा।
और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, यानी कि जो राइट एंगल है उसके जस्ट अपोजिट यानी सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहलाती है। तो यहाँ पे साइन सी क्या हो जाएगा, जब हम एंगल सी लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो है ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। जब हम साइन सी यानी एंगल सी पर फोकस करते हैं तो इसके जस्ट सामने वाली साइड जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके लिए साइन सी क्या होगा, फ्रैक्शन तो यही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा ए बी। जब हम एंगल सी लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाली साइड हो जाएगी यानी ए बी, और हाइपोटेनस कितना रहेगा, ए सी ही रहेगा। तो जब हम साइन सी यानी एंगल सी लेंगे तो साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। अब इसी ट्रायंगल से हम देख के ए बी और ए सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बस बच्चों हमको ध्यान के रखना है कि हम किस एंगल को फोकस कर रहे हैं। जब एंगल ए को फोकस करेंगे तो उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी यानी साइड होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगी। अब चूंकि हम यहाँ पे एंगल सी ले रहे हैं, जब हमने ए लिया था तो हमने इसको परपेंडिकुलर माना था। अब जब हम एंगल सी ले रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली साइड जो है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, और इससे इस एंगल से जो टच में है उसको हम बेस मान लेते हैं, और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहती है। तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 25। इसी तरह कॉस सी देख लेते हैं। कॉस के लिए फ्रैक्शन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब हम एंगल सी लेंगे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया है और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, इसलिए बेस क्या हो जाएगा, उसके टच में जो साइड है वो हमारा बेस हो जाएगा जब हम एंगल सी लेंगे। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस के लिए फ्रैक्शन। तो बी सी अपॉन हो जाएगा ए सी। तो cos c इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। बी सी और ए सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो 7 हो जाएगा, और ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 7 अपॉन 25 हो जाएगा cos c इक्वल टू। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आकृति में यानी डायग्राम जो दिया हुआ है उसमें tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे हमें pq की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी हुई है और pr की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ ट्रायंगल PQR में यानी त्रिभुज PQR में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री है, जिसे हम राइट एंगल भी बोलते हैं या समकोण बोलते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड कर लेते हैं, जो कि ये हमारा समकोण है कोण Q। ये हमें कर्ण दिया हुआ है यानी हाइपोटेनस दिया हुआ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हमको बेस फाइंड करना है ट्रायंगल PQR में। तो बेस यानी QR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है PQ का और PR का 13 सेंटीमीटर। तो PR की वैल्यू 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस PQ की वैल्यू रखेंगे 12 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे QR स्क्वायर इक्वल टू 169 हो गया। अब यहाँ पे जब हम QR इक्वल टू करेंगे तो इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा रूट, यानी इसका स्क्वायर जब हम हटा देंगे तो इधर जिसके माइनस करने से जो आया वो रूट में हो जाएगा, यानी रूट 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, आप जानते हैं 5 5 जा 25 होता है, यानी 5 का 2 पेयर बनेगा इसका फैक्टर फाइंड करने पर। तो ये एक 2 पेयर 5 का पेयर बनेगा तो एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो QR इक्वल टू हमको क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हमको जो फाइंड करना है उस पर हम फोकस करते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है, tan P माइनस cot R।
जब हम tan p लेंगे तो tan के लिए फ्रैक्शन देखते हैं। tan के लिए फ्रैक्शन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब हम tan p लेते हैं, जब हम ये एंगल लेते हैं p tan के लिए, तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगी और इससे जो टच में है साइड ये हमारा बेस हो जाएगी। तो ये tan के लिए फ्रैक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब अपॉन आधार या लंब बटे आधार भी बोल सकते हैं। तो इसमें लंब क्या हो गया? जब हम एंगल लेंगे p तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा QR, जिसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं QR और बेस क्या हो गया हमारा? PQ माइनस, अब cot R के लिए देखते हैं, tan P ये हो गया माइनस ये हो गया, cot R को हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो cot के लिए क्या हो जाएगा? साइन cos tan cosec sec cot। cot के लिए हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी बेस ऊपर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा? जब हम cot R लेंगे, यानी कि जब हम एंगल R लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? PQ। जब हम cot R के लिए ये लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? PQ और बेस जो है वो हो जाएगा QR। तो cot के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो यहाँ ये हो जाएगा QR अपॉन, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया PQ, तो ये हो जाएगा PQ, यानी सेम वैल्यू पुट करनी होगी हमको। इस एंगल से देख के हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो QR की वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर है और PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ कैसे हो गया। आप जानते हैं बच्चों, हमने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन के साथ एंगल पे फोकस करना है कि यहाँ पे tan P के लिए बोला गया था, यानी एंगल P के लिए बोला गया था और cot R के लिए बोला गया है। तो जब हम tan P यानी एंगल P पर फोकस करते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, लेकिन जब हम cot R लेते हैं तो उसके लिए फ्रैक्शन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा। R के लिए जब हम फोकस करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी अब जब cot R लेंगे तो cot के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ। अभी हमारे लिए QR परपेंडिकुलर था जब हमने एंगल P लिया था, जब हमने एंगल R लिया है तो हमारा परपेंडिकुलर PQ हो जाएगा। इसीलिए अब चूंकि tan जो है वो cot का जस्ट अपोजिट होता है QR अपॉन PQ, तो ये PQ अपॉन QR होना चाहिए, पर चूंकि यहाँ पे एंगल R हमने लिया है इसलिए ये अपोजिट हो गया है QR अपॉन PQ। तो ये हो जाएगा अब tan P माइनस cot R इक्वल टू QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ। तो हम वैल्यू पुट करते हैं QR अपॉन PQ की, तो ये हो जाएगा QR की वैल्यू 5 है और PQ की वैल्यू 12 है, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 हो जाएगा। इस पे पुट करेंगे, ये दोनों माइनस होके 0 हो जाएगा, यानी tan P माइनस cot R इक्वल टू 0 हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है यदि साइन A इक्वल टू 3/4 हो तो cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। यानी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जहाँ पे हमें साइन A इक्वल टू, जब एंगल A पे फोकस करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 3/4। तब हमको क्या क्या फाइंड करना है, cos A और tan A हमको फाइंड करना है। तो माना त्रिभुज ABC यानी ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल है, जिसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। चूंकि समकोण दिया हुआ है तो कोण B इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ है साइन A इक्वल टू 3/4, तो साइन A को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A इक्वल टू क्या होता है उसके लिए फ्रैक्शन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो जब हम एंगल ए पर फोकस करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और हाइपोटेनस क्या है, AC। तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, BC/AC। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, BC की वैल्यू 3 हो गई और AC की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पे BC = 3, AC = 4 और AB = √7। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम AB हमको पहले नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमको क्या क्या दिया हुआ है, sin A = 3/4, तो हमको BC की वैल्यू मिल गई है और AC की वैल्यू मिल गई है। तो BC = 3 है, हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और AC = 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं किसी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं दी हुई हैं तो उसकी हेल्प से हम तीसरी भुजा यानी तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो AC और BC दिया हुआ है, अब हमको AB यानी बेस फाइंड करना है। तो AB² = हो जाएगा AC² - BC²। अब इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ इधर रूट हो जाएगा, AB = हो जाएगा √AC² - BC²। अब AC की वैल्यू पुट करेंगे और BC की, तो ये हो जाएगा √4² - 3²। इसको माइनस करेंगे, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा √7, यानी AB की वैल्यू हमको क्या मिल गई, √7। तो अब हम √7 लिख लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमको फाइंड करना है उसके लिए हम किसी ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके बाद साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट जो भी हमसे पूछता है एंगल के अकॉर्डिंग, यानी साइन A पूछता है, साइन C पूछता है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं, अब हमसे क्या पूछा गया है, cos A की वैल्यू पूछी गई है। sin A की वैल्यू हमको दी गई थी, cos A की वैल्यू पूछी गई है, यानी हमको एंगल A पर ही फोकस करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों sin A, cos A और tan A यानी एंगल A पर फोकस करके ही सभी वैल्यूज पूछी गई है, तो इसलिए हमको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। cos A = क्या हो जाएगा, cos के लिए फ्रैक्शन क्या क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे हम बेस देख लेते हैं, जब एंगल हमारा A होगा तो बेस हमारा AB हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। तो AB/AC = हो जाएगा √7। AB की वैल्यू पुट करेंगे और AC की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो cos A = √7/4 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टर्म पे हमसे tan A पूछ रहा है, तो tan A के लिए फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन क्या होता है किसके लिए। तो tan के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पे जब एंगल हम A पर फोकस करेंगे, tan A पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और हमारा बेस क्या है, AB हो जाएगा। तो BC की वैल्यू 3 पुट करेंगे और AB की वैल्यू √7 पुट करेंगे, तो tan A = हो जाएगा 3/√7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A की वैल्यू फाइंड करिए। यानी हमको क्या दिया हुआ है, 15 cot A = 8, तब हमको sin A और sec A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ABC, माना त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B = 90 डिग्री है, यानी कोण B जो है वो 90 डिग्री है। अब चूंकि हमको दिया हुआ है 15 cot A = 8, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, cot A = ये इंटू में है 15 तो इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा, cot A = 8/15। अब हम देख लेते हैं बच्चों कि cot A के लिए यानी cot के लिए फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, sin, cos, tan, cosec, sec, cot, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है इसके लिए फ्रैक्शन। तो हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल का जब हम cot A एंगल A लेंगे तब हमारा परपेंडिकुलर और बेस कौन कौन सा होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा हमारा, जब एंगल A लेंगे cot के लिए तो A भी हमारा बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं cot A को AB/BC। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे AB = 8 और BC = 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BC = 15 और AB = 8। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम AC की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिससे आगे हमें वैल्यू फाइंड करने में आसानी हो, sin A और sec A की वैल्यू।
तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे AB और BC की वैल्यू पुट करेंगे। AB इक्वल टू 8 है, BC इक्वल टू 15 है। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 289। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 289 हो जाएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो AC इक्वल टू हमको क्या मिल गया? 17। हम यहाँ पे लिख लेते हैं AC इक्वल टू 17। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है साइन A, यानी जब हम एंगल A लें तब हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन इक्वल टू, इसके लिए फ्रैक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम देखते हैं यहाँ पे जब हम एंगल लेंगे तो एंगल ए लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है? BC। इसके जस्ट सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो हाइपोटेनस है वो AC हो जाएगा। तो BC अपॉन AC। और ये इस ट्रायंगल से अब हम देख के, चूंकि हमको तीनों साइड की वैल्यू फाइंड हो गई है तो इसकी वैल्यू देख के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 15 और AC इक्वल टू 17, यानी साइन A इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 17। अब सेक A की वैल्यू फाइंड करनी है। सेक की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमको एंगल A लेना है। तो सेक के लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देख लेते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। सेक ये बीच वाला है, यानी कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस के लिए फ्रैक्शन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक के लिए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक A इक्वल टू हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल में? AC। और बेस कितना है हमारा? AB है जब हम एंगल A लेंगे तो सेक A इक्वल टू हो जाएगा AC और AB की वैल्यू पुट करेंगे तो 17 अपॉन 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है तो हमको साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ABC। माना त्रिभुज ABC का कोण भी 90 डिग्री यानी समकोण है। ये जो कोण भी है ये समकोण है, ऐसा हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। तथा कोण C इक्वल टू थीटा है। चूंकि हमको सेक थीटा दिया हुआ है, ABC नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो थीटा है वो कोण C की वैल्यू है, यानी कोण C इक्वल टू थीटा है, जिससे आगे हमको कंपैरिजन करने में आसानी हो। चूंकि सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13 अपॉन 12, तो हम देखते हैं सबसे पहले सेक के लिए फ्रैक्शन क्या होता है। सेक के लिए फ्रैक्शन होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब इसमें जब हम ट्रायंगल C यानी थीटा की वैल्यू जो है, ये कोण C की वैल्यू है थीटा, तो हम कोण C मान लेते हैं। C को जब हम लेके चलते हैं, एंगल C को लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा सेक के लिए फ्रैक्शन यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC और बेस कितना हो जाएगा इसके लिए? BC। और ये इसके जस्ट सामने वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 दिया हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन BC, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। AC और BC को कंपेयर करते हैं 13 अपॉन 12 से, तो AC इक्वल टू 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 लिख देते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, और BC इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी BC की वैल्यू 12 हो गई। अब हमको AB की वैल्यू फाइंड करनी है। चूंकि इस ट्रायंगल में दो साइड की वैल्यू हमको फाइंड हो गई सेक थीटा की हेल्प से, अब हम AB की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो AB इक्वल टू हो जाएगा रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। चूंकि AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने इसका स्क्वायर हटा दिया, इसलिए इधर रूट हो गया है। अब AC और BC की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे देख के, तो ये हो जाएगा रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144। तो AB इक्वल टू आ जाएगा रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो AB इक्वल टू हमें 5 मिल जाएगा। अब जिस तरह हमको सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा यानी कि हमने एंगल C माना है थीटा को, तो ये
सेक थीटा की तरह हमको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अब साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जब हम एंगल सी लेके चलेंगे तो साइन थीटा के लिए जो फ्रैक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 5/13। इसी तरह अब चूंकि थर्ड वाली जो टर्म यानी हमें जो परपेंडिकुलर हमारा मिला है वो 5 मिल गया है। अब इस ट्रायंगल में हम देख देख के एंगल सी को फोकस करके इसके अकॉर्डिंग इसको परपेंडिकुलर मान के, इसको बेस मान के, इसको हाइपोटेनस मान के और इसके फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 5/13। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें बेस क्या है बी सी और हाइपोटेनस है ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। इसी तरह टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, टेन किसका अपोजिट होता है कॉट का, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए बी है इसमें और बेस हमारा बी सी है, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 5/12। इसी तरह कॉट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो कॉट के लिए क्या फ्रैक्शन होता है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस हमारा इसमें कितना है बी सी और परपेंडिकुलर ए बी है। कॉट जो है 10 का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, चूंकि 10 में ए बी अपॉन बी सी था और 10 का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, तो बी सी अपॉन ए बी यानी 12/5 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा के लिए फ्रैक्शन जो होता है वो हम देख लेते हैं। कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कर्ण जो है ए सी है और परपेंडिकुलर जो है ए बी है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, और ए सी और ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो 13/5 हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B होगा। कोई ट्रायंगल है ABC जहां पे जो कोण C है यानी एंगल C है वो हमारा राइट एंगल है यानी समकोण है। यहाँ AC भी एक समकोण है, यानी ACB बोल रहा है, यानी बीच वाली टर्म्स को देखते हैं ACB, C को हम फोकस करेंगे बीच वाले टर्म्स को, तो यहाँ पे एंगल C जो है हमारा राइट एंगल हो जाएगा जहां कोण A एवं कोण B न्यून कोण है। ये जो कोण A और कोण B है ये न्यून कोण है और ये जो कोण C है एक समकोण है। क्योंकि हमको दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, यानी जो cos A की वैल्यू होगी वही cos B की वैल्यू होगी, ऐसा हमको दिया हुआ है। तो हम cos A को फ्रैक्शन के रूप में किस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं cos A को, यानी जब cos के लिए जब एंगल A को फोकस करेंगे तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos के लिए फ्रैक्शन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब हम एंगल A को फोकस करेंगे cos के लिए तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AC। तो cos A के लिए क्या होता है हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा कितना है AC है और हाइपोटेनस कितना है AB है, तो cos A के लिए फ्रैक्शन हो जाएगा AC अपॉन AB इक्वल टू, जब हम cos B लेंगे चूंकि ये दोनों बराबर हैं पर एंगल के अकॉर्डिंग इनका फ्रैक्शन हम डिसाइड करेंगे, तो जब हम cos के लिए एंगल B लेते हैं यानी ये वाला एंगल लेते हैं तो फिर इसके जस्ट सामने वाली जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी जब हम एंगल B लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर AC हो जाएगा और हाइपोटेनस तो वही रहेगा और बेस जो है वो BC हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस तो हमारा AB ही रहेगा लेकिन बेस हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये बेस BC हो जाएगा। तो cos B के लिए BC अपॉन AB हो जाएगा। अब AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, AB सेम है, इसको कैंसिल कर देते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC या कि BC इक्वल टू AC। जब AC लिखेंगे यानी A और C लिखेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला कोण इक्वल होगा AC
इक्वल टू बी सी, और बी और सी के बीच का कोण कौन सा है, बी और सी के जस्ट सामने का कोण ए है, यानी ए सी इक्वल टू बी सी को हम लिख सकते हैं कोण बी इक्वल टू कोण ए, या फिर जब हम बी सी इक्वल टू ए सी लिखेंगे, चूंकि दोनों आपस में इक्वल है तो कोण ए इक्वल टू कोण बी। ये ऐसा क्यों हो गया, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, ये हमारी बराबर भुजाएं हमको यहाँ पे मिल गई थी ए सी इक्वल टू बी सी, और ये जो कोण है ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, ये जो दोनों भुजाएं हैं इनके आमने सामने के कोण है, इसलिए आपस में बराबर हो जाएंगे। यही हमको प्रूफ करना था कि कोण ए इक्वल टू कोण बी होगा। आइए बच्चों, अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हमको दिया हुआ है, तो हमको फर्स्ट नंबर पे फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड नंबर पे हमको वैल्यू फाइंड करनी है कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा के लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। अब हमको फर्स्ट नंबर पे जो वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी, वो हम ले लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये ओपन हुआ है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे रखेंगे। चूंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई मीन्स नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले टर्म को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वाले टर्म को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों हमने फॉर्मूला बताया था, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका हम स्क्वायर साइड कर लेते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर बाहर कर लेते हैं। तो अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह पे हम इसको कॉट थीटा लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रहेगा कॉस थीटा और साइन थीटा की जगह हम कॉट थीटा का स्क्वायर कर देंगे। अब कॉट थीटा की वैल्यू चूंकि हमको दी हुई है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, यानी इसकी ये जो फर्स्ट वाला टर्म था इसकी वैल्यू हमको 49/64 मिल जाएगी। अब सेकंड टर्म पे हमसे क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो चूंकि कॉट थीटा की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है 7/8, अब इसका स्क्वायर बस करना है हमको। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। ये भी उतना ही आ जाएगा जितना यहाँ पे मिला था, चूंकि हमने इसको सिंप्लीफाई किया तब भी हमको कॉट थीटा का स्क्वायर ही मिला था, और सेकंड टर्म पे भी हमको कॉट थीटा का स्क्वायर ही फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 49/64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 3 cot a इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम किसी ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। माना त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये कोण B जो है राइट एंगल है, हमारा समकोण दिया हुआ है। हम एक ट्रायंगल बना लेंगे जहां पर कोण B हमारा समकोण हो। अब हमको चूंकि दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं cot A इक्वल टू, ये 3 इंटू में है, इधर जाएगा डिवाइडेशन में हो जाएगा cot A इक्वल टू 4/3।
अब हम देख लेते हैं कॉट के लिए, जब हम एंगल ए लें तब फ्रैक्शन क्या होगा। कॉट के लिए फ्रैक्शन क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉस एक सेक कॉट, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब हम एंगल ए लेंगे तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाली साइड हो जाएगी बी सी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए बी और बी सी को कंपेयर करके यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं, ए बी इक्वल टू 4 हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 3। तो ए बी इक्वल टू यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, बी सी इक्वल टू 3 लिख दिया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी और बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ए सी इक्वल टू हो जाएगा √25, चूंकि ए सी स्क्वायर इक्वल टू हमको यहाँ पे 25 मिलेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो √25 हो जाएगा। √25 5 का स्क्वायर होता है, तो ए सी इक्वल टू 5 मिल जाएगा। अब चूंकि हमको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए चूंकि हमको तीनों वैल्यू मिल गई है, ये 5 हो जाएगा। तो हमको कॉट ए इक्वल टू दिया हुआ है। अब जो हमको प्रूफ करना है, टेन स्क्वायर ए की आवश्यकता होगी हमको, और कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। तो इस ट्रायंगल की साइड की हेल्प से हम टेन ए, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा, जब हम एंगल ए लेंगे तो टेन के लिए फ्रैक्शन हो जाएगा साइन कॉस टेन, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, और बेस ए बी हो जाएगा। तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे वैल्यू 3/4 हो जाएगी। साइन ए इक्वल टू इसी तरह से करते हैं, जब एंगल ए लेते हैं तो साइन के लिए फ्रैक्शन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा, हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। अब इसी तरह से कॉस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, जब हम एंगल ए को लेते हैं, फोकस करते हैं तो कॉस के लिए फ्रैक्शन हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू, और वैल्यू पुट करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करके 4/5। अब हमें प्रूफ का क्या करना है हम देख लेते हैं। क्योंकि हमें प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं। यानी इसकी वैल्यू जब हम पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी, तो दोनों आपस में इक्वल होगा या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म लेते हैं, एक साइड लेते हैं, फिर दूसरा साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम प्रूफ करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमें मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए में टेन ए की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर देंगे, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो टेन ए की वैल्यू हमने 3/4 फाइंड की है, इसका स्क्वायर है, इसलिए 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पे टेन ए की वैल्यू पुट करके स्क्वायर करेंगे। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16। 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16 1 जा 16 में 9 जाएगा, 7/16 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 25 16 1 जा 16 हो जाएगा, 9 ऐड होगा, प्लस का साइन है तो 25/16 होगा। इस तरह, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7/16 इंटू, ये जब इसको ले जाएंगे तो ये 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। 7/16 इंटू 16/25, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू मिल जाएगी 7/25। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड पे हमको क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हम कॉस ए की वैल्यू पुट करेंगे और साइन ए की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, कॉस की वैल्यू 4/5 है, यहाँ पे हमने फाइंड किया है 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू हमने फाइंड की है 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ में मिलेगा 16/25 माइनस 9/25, ये भी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो
15 में 9 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 7/25। अब हम यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिली थी वही हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू मिली है, अतः LHS इक्वल टू RHS होगा। यानी ये जो हमें प्रूफ करना था ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। आइए बच्चों अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर पे हमको फाइंड करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड नंबर पे cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कोण B जो है समकोण दिया हुआ है और tan A की वैल्यू दी हुई है 1/√3। tan के लिए हम फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या होता है, sin cos tan यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब हम tan A बोल रहा है तो एंगल A पर फोकस करके हम परपेंडिकुलर और बेस देखते हैं। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हमारा AB हो जाएगा, यानी BC/AB हो जाएगा। तो हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, BC इक्वल टू 1 हो जाएगा, AB इक्वल टू √3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम AC की वैल्यू फाइंड करते हैं तो AC इक्वल टू हो जाएगा √AB² प्लस BC²। ये हो जाएगा रूट और AB की वैल्यू पुट करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √4 जो 2 का स्क्वायर होता है। तो AC की वैल्यू हमको मिल गई 2। यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। अब हमसे जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट नंबर पे sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A cos C प्लस cos A sin C हमसे पूछ रहा है, तो sin A को हम फ्रैक्शन रूप में कैसे लिख सकते हैं। जब हम एंगल A पर फोकस करेंगे तो sin के लिए फ्रैक्शन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब A पर फोकस करेंगे तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और हाइपोटेनस AC हो जाएगा, तो BC/AC लिख सकते हैं sin A को। हमने यहाँ पे लिखा है। अब cos C देखते हैं। cos C के लिए जब हम एंगल C पर फोकस करेंगे तब cos के लिए फ्रैक्शन देखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब हम एंगल C पर फोकस करेंगे तो इसका बेस BC हो जाएगा और हाइपोटेनस AC हो जाएगा, यानी BC/AC हो जाएगा। ये भी इनटू में sin A की वैल्यू BC/AC हो गई और cos C की वैल्यू BC/AC हो गई। क्योंकि हमने एंगल C पर फोकस करके cos के लिए फ्रैक्शन निकाला है तो ये भी दोनों सेम सेम आ गए। फिर ये प्लस साइन हो जाएगा। अब cos A निकाल लेते हैं, यानी A के लिए हम फ्रैक्शन निकालते हैं cos का। तो जब एंगल A लेंगे तब cos के लिए फ्रैक्शन हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए बेस AB हो जाएगा और हाइपोटेनस वही रहेगा, यानी बेस बस चेंज हो जाएगा, AB हो जाएगा जब हम cos A यानी एंगल A पर फोकस करेंगे। तो ये हो जाएगा AB/AC इंटू। अब हम sin C देखते हैं। जब हम sin C देखते हैं तब हम sin के लिए एंगल C पर फोकस करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर जो है AB हो जाएगा और बेस BC हो जाएगा। तो इसके लिए फ्रैक्शन होता है साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी BC/AC हो जाएगा। ये हो जाएगा। इसके लिए परपेंडिकुलर जब हम C पर फोकस करेंगे तो AB हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है AC ही रहेगा। तो ये इंटू में हो जाएगा AB/AC। बच्चों आपको ध्यान से एंगल के अकॉर्डिंग इनका फ्रैक्शन डिसाइड करना है। तो ये हो जाएगा BC/AC इंटू BC/AC प्लस cos A के लिए AB/AC इंटू साइन C के लिए AB/AC। इसको हम लिख सकते हैं BC/AC का होल स्क्वायर, चूंकि दोनों सेम सेम है, प्लस AB/AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब BC और AC की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से और AB और AC की वैल्यू फाइंड करके इसको प्लस करेंगे, यानी एडिशन इसका फाइंड करेंगे। BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, BC = 1 है और AC = 2 हमें मिला है, तो हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू जो है √3 है और AC की वैल्यू 2 है, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 प्लस 3/4। इसको ऐड करेंगे तो 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी हमें sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू 1 मिल गई। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं क्या पूछ रहा है। सेकंड नंबर पे cos A cos C माइनस sin A sin C। तो अब इसी तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट टर्म का फ्रैक्शन निकाला था उसी तरह से इसका एंगल के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा cos A के लिए जब एंगल A पर फोकस करेंगे तो
इसका परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस जो है AB हो जाएगा और हाइपोटेनस वही रहता है। तो ये cos A इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AC और cos C जब लेंगे तो एंगल C पर फोकस करेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, AB हो जाएगा और हाइपोटेनस वही रहेगा और बेस इसका चेंज हो जाएगा, BC हो जाएगा जो अभी AB था। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC माइनस ये साइन करेंगे। अब साइन A के लिए फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। जब एंगल A पर फोकस करेंगे तो साइन के लिए जो है परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और हाइपोटेनस वही रहेगा और बेस चेंज होके AB हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, चूँकि साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये फ्रैक्शन होता है, इनटू साइन C के लिए फोकस करते हैं, यानी एंगल जब हम C लेंगे तब हमारा फ्रैक्शन क्या होगा साइन के लिए, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। तो ये AB परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस लेंगे तो AB अपॉन AC हो जाएगा, यानी AB अपॉन AC इंटू BC अपॉन AC माइनस BC अपॉन AC इंटू AB अपॉन AC हो जाएगा। अब AB, AC, BC सब की वैल्यू हम यहाँ से देख के पुट करेंगे तो हमें मिलेगा √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। आप देख सकते हैं बच्चों ये सेम है दोनों और माइनस हो रहा है तो टोटल 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी जो सेकंड नंबर पे हमसे पूछ रहा था cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू वो हमारी 0 हो जाएगी। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोई ट्रायंगल PQR है जिसका एंगल Q जो है वो राइट एंगल दिया हुआ है, यानी 90 डिग्री दिया हुआ है और PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल PQR में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है तथा क्या दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी PR प्लस QR इन दोनों को ऐड करने पर टोटल 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई, यानी हमको पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी साइड की वैल्यू फाइंड करने की आवश्यकता नहीं, ये तीनों वैल्यूज हमको दी हुई हैं। जो कि PR माइनस QR, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर। ये कैसे हो जाएगा, PR का होल स्क्वायर माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PQ का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। आप देख सकते हैं कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब PR स्क्वायर को हम क्या किस तरह से लिख सकते हैं, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर को लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूले से A प्लस B और A माइनस B से ओपन करेंगे तो PR स्क्वायर माइनस QR, यानी इसको A स्क्वायर मानेंगे, इसको B स्क्वायर मानेंगे, तो ये हो जाएगा PR प्लस QR एक बार इंटू PR माइनस QR एक बार हो जाएगा इक्वल टू PQ स्क्वायर, ये सेम रहेगा। अब PR प्लस QR चूंकि हमने इक्वेशन इसको फर्स्ट दिया है, PR प्लस QR हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये सेम रहेगा, PR माइनस QR उतार लेंगे इक्वल टू PQ कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो PR माइनस QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 जो 25 रहेगा, ये इंटू में है इधर जाएगा डिवाइडेशन में हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी PR माइनस QR इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2PR इक्वल टू 26 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2PR इक्वल टू 26। तो PR इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू में इधर जाएगा डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो 13 2 जा 26 होता है, तो PR इक्वल टू 13 हो जाएगा। या फिर इस तरह से भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं PR के लिए, क्योंकि PR QR हमें क्या दिया हुआ है,
क्यू आर की वैल्यू हमको 12 दी हुई है, यहाँ पे हम 12 पुट कर सकते हैं और इक्वल टू 25 है, तो हम 25 में 12 माइनस कर देंगे तो पी आर की वैल्यू हमको 13 मिल जाएगी। अब जो हमें 13 मिला है इसका मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, समीकरण 1 में हम ये पे पी आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन से समीकरण 1 से पी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो हमें 13 मिली है, तो ये हो जाएगा 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 में 13 माइनस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। अब साइन पी फाइंड करते हैं हम। साइन पी इक्वल टू हो जाएगा, जब हम साइन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन के लिए फ्रैक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, तो ये हो जाएगा जब हम P पर फोकस करेंगे, यानी एंगल P पर फोकस करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर QR हो जाएगा और हाइपोटेनस PR ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन P इक्वल टू QR अपॉन PR। QR और PR की वैल्यू हम यहाँ से देख के पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 12 अपॉन 13। इसी तरह cos P के लिए हम cos का फ्रैक्शन देखते हैं। cos के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जब हम एंगल P पर ही फोकस करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा PQ हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा PR हो जाएगा, यानी cos P इक्वल टू PQ अपॉन PR हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 5 अपॉन 13 मिल जाएगा। अब tan P फाइंड करते हैं जब हम, तो tan के लिए फ्रैक्शन देख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जबकि हम एंगल P पर फोकस करेंगे चूंकि tan P बोल रहा है। इन सभी की वैल्यू P पर फोकस करके हमें फाइंड करनी है, चूंकि सब में एंगल P लिया गया है। tan P इक्वल टू हो जाएगा, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा QR हो जाएगा और बेस हमारा PQ हो जाएगा, तो ये tan P इक्वल टू QR अपॉन PQ। QR और PQ की वैल्यू पुट करेंगे तो 12 अपॉन 5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको 11 नंबर में दिया हुआ है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसके लिए आप ओरल में ही ध्यान दे दीजिए। फर्स्ट नंबर पे है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये स्टेटमेंट जो है कथन है ये सत्य है या असत्य, तो ये कथन असत्य है क्योंकि tan A का मान 0 से अनंत तक हो सकता है। जो tan A की वैल्यू होती है 0 या 0, 30, 60, 90 की जो हम वैल्यू देखते हैं, तो 10 की जो वैल्यू है तो ये 0 से अनंत तक की हो सकती है, इसलिए कथन जो है गलत होगा। सेकंड नंबर पे है हमारा कोण A के किसी मान के लिए sec A इक्वल टू 12/5 क्या हो सकता है। यह कथन सत्य है क्योंकि sec A का मान सदैव 1 से अधिक होता है, इसलिए 12/5 हो सकता है। sec की वैल्यू जो है वो 12/5 दी हुई है, ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता है किसी एंगल A के लिए, तो ये राइट हो सकता है क्योंकि sec की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है हमको क्वेश्चन cos A कोण A के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है या नहीं, तो थर्ड नंबर हो जाएगा। ये कथन असत्य है क्योंकि cos A कोण A के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ये कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता। और फोर्थ नंबर हो जाएगा cot और A का गुणनफल होता है, यानी जो cot A हमारा है वो cot और A का गुणनफल होता है क्या, तो ये कथन असत्य है क्योंकि cot एवं A का गुणनफल नहीं होता, बल्कि cot A कोण A का एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ये दोनों आपस में इनटू में नहीं रहते, ये हमें एंगल शो करता है ये कि इस किसी ट्रायंगल में ये कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में है, यानी ये यहाँ पे एंगल फोकस करता है किसी ट्रायंगल के त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को ये शो करता है, तो इसलिए ये दोनों आपस में गुणनफल नहीं होंगे। फिफ्थ नंबर है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है, यानी किसी भी थीटा के लिए
यानी थीटा यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। ये स्टेटमेंट यानी कथन जो है गलत होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, यानी साइन की वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम ही रहती है, इसलिए ये 4/3 यानी साइन थीटा इक्वल टू 4/3 नहीं हो सकता है। इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई।